साथियों, आज जो शोध छात्राओं का हमारा संगठन है, इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन, इसका प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन भारत की राजधानी दिल्ली में संपन्न हो रहा है और इस अधिवेशन को आधार बनाकर कुछ विषय चर्चा के लिए आयोजित किए गए हैं और जिसका मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूं। क्या नई शिक्षा नीति बहुजनों को शिक्षा से वंचित करने का ब्राह्मणी षड्यंत्र है? एक गंभीर चर्चा। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ऐसा महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 में आगरा में क्यों कहा? और तीसरा विषय है कि शोध छात्राओं की वर्तमान बहुजन आंदोलन और बहुजन वैचारिक साहित्य में भूमिका। तो साथियों, 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ सहयोग से ईवीएम घोटाला किया और ईवीएम घोटाला करके केंद्र में सत्ता हासिल की। तो बीजेपी का जो एजेंडा है वो खुले तौर पर दिखाई देता है कि इस देश में मनुस्मृति का राज लागू करना है। अगर मनुस्मृति का राज लागू करना है तो उसके लिए संविधान में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को शिक्षा का राइट दिया, नौकरी का राइट दिया, इसको खत्म करना होगा। तो दुश्मनों ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने पहला गेम क्या किया? पहला गेम ये किया कि कांग्रेस के कार्यकाल में हरियाणा स्टेट में एक साइट का उत्खनन चल रहा था और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा देती है, भारतीय पुरातत्व विभाग को। वो पुराना साइट था, बीजेपी की सत्ता आई और बीजेपी के लोगों ने सोचा इसका हम यूज करेंगे, हमारी नई पॉलिसी बनाने के लिए इस संस्था का हम यूज करेंगे। तो उसके तहत एक आदमी को उन्होंने खरीद लिया, डेक्कन कॉलेज का प्रोफेसर शिंदे, और उसको खरीद कर सितंबर फर्स्ट वीक में एक कंकाल में 4700 साल पुराने कंकाल में जो एशियन डीएनए पाया गया, उस डीएनए रिपोर्ट को इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल जर्नल में वो डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। मगर उस रिपोर्ट में जो बात नहीं कही गई थी वो बात कहने के लिए उसको कहा गया। जो बात उस रिपोर्ट में नहीं कही गई थी, यानी वो रिपोर्ट कह रहा है कि ब्राह्मीज फॉरेनर्स है, रखीगढ़ी डीएनए कह रहा है कि ब्राह्मीज फॉरेनर्स है, मगर एक संस्था के आर्कोलॉजिस्ट को यह कहने के लिए कहा गया वो कोई डीएनए साइंटिस्ट नहीं है, तो झूठ प्रचार करने के लिए कहा गया 2019 में। और 2018 में और 2019 में एक खाका बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया कि भारत की एक नई शिक्षा पॉलिसी होनी चाहिए और उस पॉलिसी के लिए एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियन लोग, मगर वो आरएसएस के ही होने चाहिए। हिस्टोरियन का मतलब वो आरएसएस के ही होने चाहिए। दूसरी बात, वो बायकास्ट ब्राह्मीज ही होने चाहिए।
वो एससी का नहीं होना चाहिए, एसटी का नहीं होना चाहिए, ओबीसी का नहीं होना चाहिए, सिख नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी में मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मगर कौन होना चाहिए? ओनली ब्राह्मण्स होना चाहिए। तो उन लोगों ने 14 सदस्यों की एक समिति बनाई और जो आर्कोलॉजिस्ट है के.एन. दीक्षित, इसकी अगुवाई में, इसकी अध्यक्षता में वो समिति बनाई और वो उसको नाम दिया इतिहास समिति। उसको नाम दिया इतिहास समिति। और उनके 3 ऑब्जेक्ट तय किए गए। एक ऑब्जेक्ट यह तय किया गया कि ब्राह्मीज फॉरेनर्स नहीं है। इस समिति को जो देना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई, मगर इसके पहले एक पार्श्वभूमि बनाई गई। सत्ता का नाजायज तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका उदाहरण ही है। पहले भूमिका बनाई गई और दीक्षित की समिति में बीबी लाल आर्कोलॉजिस्ट था, डायरेक्टर पद पर गया। उसके आधार पर ही बाबरी मस्जिद गिराई गई, झूठा प्रोपेगेंडा करने के कारण। और उन्हीं को आधार बनाकर गोगोई ने जजमेंट भी दिया। ऐसे लोग उसमें शामिल हुए। तो योजना बनाकर 3 बड़े ऑब्जेक्ट बनाए गए। नंबर 1 कि ब्राह्मीज आर्यन इन्वेंशन थ्योरी, ये ब्रिटिशों की थ्योरी है, इसको रिजेक्ट किया जाए, इसको सिलेबस से हटाया जाए और ब्राह्मीज लोग भारत के ही मूल निवासी है, ये प्रमोट किया जाए। ये पहला ऑब्जेक्ट रहेगा। साथियों, दूसरी उन्होंने योजना बनाई कि जो काल्पनिक ग्रंथ हैं, जिसको भारत के हिस्टोरियन और दुनिया के हिस्टोरियन जिसको एपिक्स कहते हैं, माइथोलॉजिकल ग्रंथ कहते हैं, और उनमें जो वर्णित पात्र है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। रामायण, महाभारत, गीता, इसका कोई हिस्टोरिकल आधार नहीं है, इसका कोई आर्कोलॉजिकल आधार नहीं है। तो इन ग्रंथों को ज्यादा एंशिएंट दिखाया जाए, ज्यादा प्राचीन दिखाया जाए। और कितना प्राचीन दिखाया जाए, तो इनको कहा गया कि आप इसको इंडस सिविलाइजेशन के पहले दिखाओ। और तीसरा आधार बनाया गया कि ब्राह्मीज लोग जो है, ये आर्य नस्ल के लोग है, ये सुप्रीम है, और इन्होंने ही इंडिया में सिविलाइजेशन का निर्माण किया। यानी ये सिविलाइजेशन के फाउंडर है और इंडस के जन्मदाता भी यही है। ये 3 बेसिक मुद्दे ये 14 समितियों को दिए गए। जो चालाक किस्म के लोग होते हैं, वो षड्यंत्रकारी किस्म के लोग होते हैं, वो शब्दों का खेल खेलते हैं। अरे करना है आपके साथ धोखा तो कहेंगे विकास करने वाले, करना धोखा है। अगर कोई उसको एक्सपोज करने का काम कर रहा है, डाटा, हिस्टोरिकल आधार, तथ्य के आधार पर अगर उसको कोई बेनकाब कर रहा है, उसको जन समर्थन मिल रहा है, तो उसके लिए उनके पास आधार है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनको देश की अच्छी बातें दिखाई नहीं देती, इनको केवल मात्र बुरी बातें दिखाई दी। देशद्रोही लोग हैं, ये देश के खिलाफ वाले लोग हैं। साथियों, जो ब्राह्मीण्स लोग योजना बना रहे हैं, उसको उन्होंने फ्रेमवर्क में नाम दिया, हम राष्ट्रवाद की नीति अपना रहे हैं। ये जो न्यू शिक्षा नीति है, इसका आप अगर विरोध करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग अगर इसका विरोध करते हैं, तो उन्होंने एक खाका अपना लिया है कि जो भी हमारी नीतियों का, ब्राह्मणों की नीतियों का विरोध करेंगे, वो राष्ट्र के हित के विरोधी है। तो उनको नाम दिया जा रहा है राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र विरोधी लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर जब इनको ब्रिटिश कार्यकाल में जब वो
जब वो लेबर मिनिस्टर थे तब वो ब्राह्मणों को लताड़ते थे। तो ब्राह्मण लोग उस समय की पार्लियामेंट में बाबा साहब अंबेडकर ऐसे बोल रहे थे तो पीछे से टॉन्ट मारते थे। तो बाबा साहब की बातें उनको बहुत चुभती थी, तो कुछ ब्राह्मण ने पार्लियामेंट में कहा कि आप तो देशद्रोही बातें कर रहे हो। बाबा साहब के पीछे से कहा आप तो देशद्रोही बातें कर रहे हो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले में से हो। तो बाबा साहब ने देशभक्ति की व्याख्या करते हुए कहा, मुझे ब्राह्मणों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, दुष्टों का अंतिम सहारा देशभक्ति होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा, दुष्टों का अंतिम सहारा देशभक्ति होता है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना रहे जो लोग हैं, ये डीएनए के अनुसार विदेशी लोग हैं। और जो शोध छात्राएं संशोधन कर रहे हैं, एनी फैकल्टीज, चाहे वो साहित्य के हो, चाहे वो इतिहास के हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, सोशल साइंस के हो, इकोनॉमिक्स के हो, अगर आप लोग डीएनए साइंस को डिनाई करोगे तो आपके रिसर्च को कचरा माना जाएगा, आउटडेटेड रिसर्च। अब डीएनए ने फाइनल कर दिया है और राखी गढ़ी डीएनए ने भी फाइनल कर दिया है। हम हरियाणा में डीएनए कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं तो ब्राह्मण सड़क पर आ रहे, कल भी आए थे, आज भी आए। तुम मन तरफा थोपने का काम करोगे और जब हमारा पक्ष हमारे लोगों को हम बताएंगे तो तुमको मिर्ची लग जाता है, बुरा लग जाता है। तो वो लोग विदेशी नस्ल के लोग हैं और वो लोग इस देश में संविधान के द्वारा दाबे गए लोग, योजना बनाकर उनको विक्टिम्स बनाया गया इस सोशल सिस्टम का। उन जिनको विक्टिम बनाया गया है उन लोगों को नकारे गए अधिकार मिल गए हैं, पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, अच्छे नाम धारण करने का अधिकार, धार्मिक आजादी, बोलने की आजादी, घूमने की आजादी। तो ब्राह्मण लोगों को संवैधानिक अधिकार नकारने हैं। जब संवैधानिक अधिकार नकारे जाएंगे तो स्वाभाविक है, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ तो भारत के अंदर सभी शोषित लोगों में जत्था बनकर इकट्ठा हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे और वो ब्राह्मणों के खिलाफ जैसे अंग्रेजों को भगाया वैसे वो ब्राह्मण्स को भगा सकते। ये डर ब्राह्मणों को है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाते वक्त उनके दिमाग में, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। विद्रोह कौन करेगा? पढ़ा लिखा वर्ग विद्रोह करेगा, पढ़ा लिखा वर्ग तर्क करेगा, नेतृत्व करेगा, समाज को इकट्ठा करेगा। तो योजना बना रहे हैं कि अगर इनको शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाएगा तो ये लोग विद्रोह करने लायक नहीं रहेंगे। उसमें उन्होंने कॉलम जोड़ा है, उसमें एक क्लॉज जोड़ा है कि कक्षा 5वीं से ही, 5th क्लास से ही सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा? पुश्तैनी धंधे का ट्रेनिंग, इसको कहा उन्होंने स्किल एजुकेशन। अब चमार के बच्चों को कौन सा स्किल लाएगा? उसका पुश्तैनी धंधा क्या है? भंगी के बच्चे का पुश्तैनी धंधा क्या है? लोहार का, कुम्हार का क्या है? जाट का क्या है? अहीर का क्या है? पटेलों का क्या है? ये तो पता है ना ब्राह्मणों को। मुसलमान का क्या है ये भी पता है ना उनको। एक ये यानी बाबा साहब अंबेडकर जब अपने समाज को इकट्ठा करते थे और जब नौजवान लोग उनको कहते थे कि हमको कुछ उपदेश करो और हमको कुछ संदेश बताओ, तो बाबा साहब अंबेडकर अपने समाज की मानसिकता को देखकर, सोशल सिस्टम को देखकर अपने लोगों को
जो भविष्य में लीडरशिप करेगा, भविष्य में पढ़ाई करके कुछ गोल अचीव करेगा। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, जाति सिस्टम को ध्यान में रखकर कहते थे, लो एम्स इज अ क्राइम। तुम छोटा ध्येय रखते हो, चपरासी का बेटा चपरासी होगा, वो आईएएस क्यों नहीं बनेगा, वो कलेक्टर जज क्यों नहीं बनेगा, बड़ा ध्येय रखो। जाति की मानसिकता ने आपको छोटा ध्येय ही तुम्हारा धर्म कहा है। तो बाबा साहब अंबेडकर लोगों को ऊंचा ध्येय बता रहे थे। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या करेगी? हमको तो इस देश का रूलिंग क्लास बनना ऑब्जेक्ट है। हमारे लोग पेट पालने में मस्त रहे। 91 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इसका रिजल्ट ये आया कि अब वो शिक्षा का 100% निजीकरण करना चाहते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी केवल हमारे समाज को गुलाम बनाकर रखने की ही पॉलिसी नहीं है। जब शिक्षा में सत्व ही नहीं रहेगा तो लोग बोलेंगे सरकारी स्कूल से अच्छा प्राइवेट स्कूल है, जहां कुछ बच्चे करने लायक है। यही हालत आज तक लाई और अभी वो 1.5 घोषित करना चाहते। लोग विद्रोह करेंगे या छोड़ देंगे? तो उसके लिए उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई। क्यों बनाई? वो भारत को छोड़ना नहीं चाहते हैं, नंबर 1। मगर भारत में विद्रोह का बीज पैदा नहीं करना चाहते। वो पॉलिसी के अंदर निहित एक तत्व है कि सही शिक्षा अगर मिल जाए तो केवल इनके अंदर एम्प्लॉय वर्ग नहीं तैयार होगा, समाज को दिशा दिग्दर्शन करने वाला ईमानदार पढ़ा लिखा वर्ग भी तैयार होगा, केवल एम्प्लॉय नहीं होगा। दूसरा उन्होंने आधार बनाया कि अब गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने इसी साल अप्रैल माह में भगवद गीता को सरकारी सिलेबस का हिस्सा बनाया। अभी आपको डिग्री लेनी है तो भगवद गीता पढ़नी होगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आरएसएस का सरसंघ चालक का इतिहास लिखकर सिलेबस का हिस्सा बनाया गया। अब सरसंघ चालक को पढ़ना होगा, आरएसएस को पढ़ना होगा। सरकारी प्राइमरी और जो मिडिल एजुकेशन है, इसके अंदर राम कथा, अभी सरकारी स्कूल में राम कथा है एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके बाहर नहीं, अधीन है राम कथा। साथियों, जैसे संस्कार होते हैं वैसा समाज का निर्माण होता है। शिक्षा केवल आपको पढ़ाई नहीं देता है, आपको संस्कारित भी करती है। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम के तहत इस देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति बिरादरी के लोग हैं, अलग आस्थाएं रखने वाले लोग हैं, मगर इनकी नीति के अनुसार आपको वही पढ़ना होगा। तो डेमोक्रेसी के बेसिक सिद्धांत के खिलाफ है। जिस संविधान ने ब्राह्मणिकल सिस्टम को इरिलेवेंट घोषित कर दिया, उसको रिजेक्ट घोषित किया, उसको पुनः स्थापित करना यह संविधान को चुनौती देने वाला काम है। इसलिए अब हम शोध छात्राओं के अंदर इसको जागृति का विषय बना रहे हैं। आने वाले समय में हम छात्र और भारत की गांव देहातों के अंदर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर गांव देहात के लोगों को, ईमानदार लोगों ने समझाने का काम किया तो भारत के अंदर विद्रोह पैदा हो सकता है। और गांव देहात के लोग बोलेंगे कि अगर इस पढ़ाई करने से मेरी आने वाली नस्लें खत्म हो जाएगी, ये तो गुलाम हो जाएगा,
पढ़ने के बजाय डॉक्टर, वकील, इंजीनियर तो बन नहीं पाएगा, मगर हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा, देश का भविष्य खत्म हो जाएगा, तो आने वाले समय में इस कानून, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को गाव दिया तो में लोग जलाने का अभियान चलाएंगे। केवल इसको संगोष्ठी का या चर्चा का ही विषय नहीं बनाना होगा, बल्कि इसको आम लोगों तक पहुंचाने का भी एक काम अभियान के तहत चलाना होगा। साथियों, महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 18 मार्च 1956 में आगरा में गए। आगरा के कुछ साथियों ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर आप आइए, आगरा में आपका सम्मेलन करना है। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट के काम में बहुत व्यस्त रहता हूं और जब समय मिलेगा तब आऊंगा। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों ने आग्रह किया कि आप आइए। बाबा साहब अंबेडकर ने शर्त रखी कि मेरा पार्टी गरीबों की पार्टी है, कार्यक्रम करने आऊंगा, मगर आपको 5,000 रुपए की थैली देनी होगी। तो लोगों ने कहा गांव गांव जाकर चवन्नी इकट्ठा करेंगे, मगर आपको देंगे। उस डेलीगेशन में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट भी आया था। उसने यह कहा कि अगर समाज में यह चाहत है तो मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं एक्स्ट्रा 5,000 रुपए दूंगा, मैं फेडरेशन की तरफ से दूंगा, आप आइए। बाबा साहब अंबेडकर गए तो पहले ही दिन में अखबार में खबर छपकर आई, जो फेडरेशन का प्रमुख आदमी था, पीपल उसका नाम था, पीपल नाम के सरनेम के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो उसके नाम से अखबार में खबर आई, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी को पीपल ने इस्तीफा देकर छोड़ दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और हेडिंग में था अंबेडकर इज डिक्टेटर। जिसने वचन दिया था कि आप आगरा में आइए तो हमारी तरफ से फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते भी मैं सहयोग करूंगा। तो बाबा साहब अंबेडकर वहां गए तो उन्होंने देखा कि 57 में चुनाव है, 56 में मेरा कार्यक्रम चल रहा है। तो नेहरू ने योजना बनाकर संगठन को तोड़ा। 18 मार्च 1956 में जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, तो हमारे दुश्मन ने वो जो हमारा नेतृत्व उस समय लड़ रहा था उस संगठन को तोड़ा। तो तोड़ने के बाद रामलीला मैदान आगरा में 4-5 लाख लोग आए, और 4-5 लाख लोग आए तो उनके बीच में माइक पकड़कर वो बहुत देर तक रोते रहे। तो लोगों को लगा हमारा नेता रो रहा है, वो भी रोने लगे। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने देखा कि ये तो गांव देहात के लोग हैं, इनको बताना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने स्टेटमेंट दिया, आप लोगों ने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसको सब्जेक्ट बनाया हमने इसको। तो मैंने सिद्धांत जी को पूछा कि भाई ये सब्जेक्ट आप लोगों ने जो बनाए हैं, तो फील्ड में आप लोग फील्ड वर्क कर रहे होंगे, तो प्रतिक्रिया क्या है? तो उन्होंने बताया कि जितने ज्यादा स्कॉलर लोगों के पास हम गए, उन लोगों ने कहा सब्जेक्ट वगैरह बाकी गेस्ट वगैरह बहुत अच्छे हैं, मगर ये सब्जेक्ट नहीं लगाना चाहिए था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये सब्जेक्ट सुनकर हमारी इच्छा नहीं हो रही है कि आपके सम्मेलन में आ जाए। एक बंदे ने कहा भाई लिखा है, कहां लिखा है, प्रमाण दो, सबूत दो। ये भी कहा। इन्होंने पूछा क्या होता है इससे? नहीं, बोले इससे दलितों का मनोबल गिर जाता है। यानी वो दलितवादी था। यानी वो अंबेडकरवादी नहीं था, वो दलितवादी था। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में आकर पढ़े लिखे लोगों को आप गाली दोगे,
यानी उनको ऑब्जेक्टिव भी नहीं मालूम। साउथ इंडिया में कापाडे साहब जो वामसेव के फाउंडर है, वो ट्रेनिंग कैंप ले रहे थे, अंग्रेजी में वो सबको समझा रहे थे। तो उधर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के प्रभाव में SC/ST के लोग वो समझा रहे जाति व्यवस्था, SC/ST, उसको बुरा लग रहा था। और लास्ट में कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने ये एजुकेटेड लोगों को कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मगर मैं इतने साल से संगठन चला रहा हूं, मेरा भी एक अपना तजुर्बा है। बाबा साहब ने कहा धोखेबाज है, मगर मैं कहता हूं सूटेड बूटेड स्लेव। तो उसमें से एक खड़ा हो गया, बोले हमको बुलाकर हमको गाली दे रहे हो। तो कावड़े साहब ने कहा तुम्हारा नाम लेकर गाली दिया, तुमको ही क्यों बुरा लगा? बाकी लोगों को तो बुरा नहीं लगा, तुम्हें क्यों बुरा लगा? इसकी वजह है कि अगर आप अपने बाप को बाप कहने की बजाय दूसरे के बाप को बापना बाप कहोगे तो बुरा लगेगा। अपने बाप ने कहा तो बेटे का फर्ज है, इससे कोई संदेश लेने वाली बात है, इसमें कोई समीक्षा करने वाली बात है कि संदर्भ में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा होगा। उन्हीं लोगों को बुरा लग सकता है जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास रखते, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास रखते, और वो बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी को डिनाई करना चाहते, तो उनको तो बुरा लगना स्वाभाविक है। ये मामला आइडियोलॉजी का है, हमारा भी आइडियोलॉजी का मामला है। हम क्यों दोहराना चाहते? कड़वी बात है। हम हमारे लोगों को केवल जानकारी या डाटा प्रोवाइड नहीं करना चाहते, हम हमारे पढ़े लिखे लोगों को वर्तमान में जो परिस्थिति निर्माण हो गई है इसके बारे में अलर्ट भी करना चाहते हैं और रियलाइज भी करना चाहते हैं। इतिहास इसलिए नहीं होता कि गौरव और गौरव ही कहा जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने जीवन के अंतिम क्षणों में, जिन्होंने संविधान बनाया, हमारे लोगों को अधिकार दिया, अंतिम क्षणों में रोकर कहा, और वो भी उत्तर प्रदेश की जमीन पर आगरा में कहा, खास संदर्भ के साथ कहा कि ये बात मैं दर्ज करूंगा और ये आने वाली जो भी लड़ाई लड़ेगा उन लोगों के लिए भी संदेश है। संदर्भ के साथ कहा, क्या कहा? मैं दूर दूर तक देखता हूं, मुझे कोई नौजवान नजर नहीं आता जो मेरे जीते जी मेरे मार्गदर्शन पर इस संगठन का नेतृत्व करेगा, और जब कभी भी मुझे अंतिम सांस लेनी तो मैं खुशी से मरूंगा, मगर मुझे दूर दूर तक कोई नौजवान नजर नहीं आ रहा है। जो लोग नौजवान नजर आ रहे वो चपरासी और क्लर्क की लाइन में खड़े हैं, आंदोलन चलाने की लाइन में खड़े नहीं है, वो चपरासी बनने की लाइन में खड़े हैं। इतना बड़ा जो विशाल तंबू मैंने बनाया है उसको आधार मैं हूं, मैं बंबू हूं, कल मैं गिर जाऊंगा तो मुझे चिंता है। देशव्यापी जो संगठन मैंने बनाया है पढ़े लिखे लोगों के लिए तो संवैधानिक अधिकार है, वो अपना रोजी रोटी कुछ दिन तक चला लेंगे, मगर मुझे चिंता गांव देहात के लोगों की होती है। इससे मैं चिंतित होता हूं और मैं रो पड़ता हूं। तो आज मैं बयान कर रहा हूं। नागपुर में धर्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ 56 में, वहां भी अनपढ़ लोग थे। देखो, महापुरुष अपने मूवमेंट की समीक्षा आगरा भी नहीं कर रहे। 18 मार्च 1956 मार्च हो गया, 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा लिया, 15 अक्टूबर 1956 में वहीं पर दूसरे दिन सभा आयोजित की, और उस सभा में कहा कि मैं जब लेबर मिनिस्टर था तो लेबर मिनिस्ट्री के दरमियान एक अंग्रेज मिनिस्टर था लॉर्ड लिथलिंगो, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 कम्युनिटीज को 3 लाख दिए थे। हिंदू को दिए, ब्राह्मिन्स यानी हिंदुओं को दिए, तो उन्होंने BHU को दिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को डोनेट किए। मुस्लिम लीग को 3 लाख दिए, तो उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दिए। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम पर मुझे दिए गए। तो वो मिनिस्टर मेरा फ्रेंड मुझे पूछ रहा था, डॉक्टर अंबेडकर आप इस 3 लाख रुपए का क्या करोगे? उन्होंने तो दे दिया, आपके पास तो यूनिवर्सिटी है ही नहीं, आप क्या करोगे? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं क्या करूं, मगर आपके दिमाग में क्या है मुझे पहले बताओ। तो उसने कहा मेरी मानो तो सलाह यह है
कि आप लोगों के बीच में प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं है, तो आप ये जो 3 लाख रुपए है ये आपके समाज के अंदर प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए लगाओ। तो बाबा साहब ने उसके माइंड में क्या चल रहा है जान लिया। तो बाबा साहब ने उसको जवाब दिया, नहीं, ये मैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए नहीं लगाऊंगा, ये 3 लाख रुपए मैं हायर एजुकेशन, वो भी फॉरेन का हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए लगाऊंगा। तो लॉर्ड लिन को हंसते हुए कहे, आप इतने बड़े विद्वान हैं, अरे आपके समाज को प्राइमरी एजुकेशन की जरूरत है और आप एकदम कोलंबिया की एजुकेशन की डिमांड कर रहे हो। वो तो चंद लोग होंगे जिनकी आप अपेक्षा कर रहे हो, आपको तो प्राइमरी एजुकेशन चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मैं अकेला 500 ब्राह्मणों के बराबर हूं कि नहीं, मेरे में इतनी योग्यता है कि नहीं, क्यों मैं इतना। तो उन्होंने कहा, नहीं आप है, नेहरू गांधी सावरकर को तो आप पीछे ही धकेल चुके हो, आप में जो योग्यता है। बाबा साहब ने कहा, मैं फॉरेन एजुकेशन लिए, तो आप लोग चले जाओगे, मेरे समाज का क्या होगा, मैं अकेला तो लड़ रहा हूं। तो मेरी अपेक्षा यह है कि मैं हायर एजुकेशन उनको इसीलिए नहीं देना चाहता कि वो हायर बड़ी बड़ी पोस्ट पर ज्वाइन हो जाए, मैं हायर एजुकेशन उनको इसलिए दे रहा हूं कि वो जाए और तुरंत उनका एजुकेशन करके आ जाए और मेरी तरह ही फुल टाइम सोशल वर्क करेंगे। तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली नौजवानों की फौज हो जाएगी। तो हम इन लोगों का ब्राह्मणवाद का हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, वो जब चले गए लंदन में, और मैं जब लॉर्ड चर्चिल को मिलने गया, ब्रिटेन पार्लियामेंट के लोगों ने हमें वादा किया था कि हम आपको ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएंगे, हम ब्रिटिश लोग भारत छोड़ेंगे तो आप लोगों की समस्या का हल हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट में खड़ा करेंगे। बाबा साहब वहां चर्चिल को मिलने गए तो उनको याद आया, अरे मेरे समाज के 16 नौजवान तो यहां पढ़ते ही है, मुझे उनको मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि शाम को मैं इतने बजे यहां आऊंगा, सबको तुम इनवाइट करो, जिम्मेदारी लगाकर बुलाया। तो एकमात्र एक व्यक्ति वहां इकट्ठा आया, बाकी लोग आए नहीं। वो इसीलिए आया कि मैंने सबको बताया है, कोई ना कोई बहाना कर रहा है, कह रहे समय ही नहीं है बाबा साहब अंबेडकर को, जिनके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने वो 3 लाख रुपए खर्च किए थे। एक सिंगल आया केवल बताने के लिए, मैंने सबको बताया मगर किसी के पास समय नहीं है। अब मैं अकेला भी क्या करूं, मैं जाऊं क्या। तो बाबा साहब अंबेडकर संदर्भ के साथ बता रहे हैं। आज वर्तमान में संदर्भ क्या है, ये विषय को आज वर्तमान में हम क्यों ले रहे हैं। अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत हर क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, हर क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन हो गया है। SC ST के लोगों की शादी की उम्र अबाउट 35 है, उनकी लड़कियों की उम्र 35 है SC ST की। वजह क्या है, नीट भी कर लिया, सेट भी कर लिया, D.Ed B.Ed भी कर लिया, MSc भी कर लिया, फिर बाद में बोलते लॉ में जा रहे, क्यों, जॉब ही नहीं है। और जिनको अगर नेट हो गया, नेट क्वालिफाई हो गया, मेरा एक दोस्त था, बहुत विद्रोही था, मेरे क्लासमेट था, एक दिन मुलाकात होगी, अरे मैं तो बहुत विद्रोही आंदोलन करते थे, लोगों को परिवर्तन की बात बोलते थे, तुम आते क्यों नहीं हो। तो लज्जित होकर कहा कि अंदरूनी बात है। मैंने कहा बताओ। बोले मैं नेट हो गया, तुम मेरे पहले हो गए, तुम बामसेप में फुल टाइमर हो गए, मगर मैं तुम्हारे बाद नेट हो गया, मैं इसीलिए बामसेप में नहीं आता हूं क्योंकि मैंने एक नौकरी चाहा तो मुझे 25 लाख रुपए मांगा गया, मेरे पास तो था ही नहीं, फिर मैंने पैसा कहां से लाया। मुझे किसी ने सलाह दिया ऐसा आदमी ढूंढो जो लड़की भी देगा और 25 लाख का भी इंतजाम करेगा, ऐसी तुम तरकीब ढूंढो। तो मैंने बिल्कुल वैसा तरकीब ढूंढा, 25 लाख रुपए मिल गया और मुझे ऊपर से शर्त भी मिली, तुम सामाजिक आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं होगे, ये पैसे भी मिल रहे हैं और नौकरी भी करो। रास्ता ढूंढ लिया, होशियार है हमारे लोग, एडजस्टमेंट कर लिया। तो आज नेट कर लो, सेट कर लो,
बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, जो भी डिग्री है, आपको क्या मिलने वाला है? मोदी जी ने तो पकोड़े तलने को कहा है, कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। पकोड़े तलो। और दिल्ली में तो जंतर मंतर पर आए दिन बेरोजगार लोग तो आंदोलन कर रहे हैं। मैंने कल सिद्धांत जी को कहा, अरे ये बुद्धिजीवी लोग ही आएंगे, रिसर्च स्कॉलर बहुत कम आएंगे, मगर रिसर्च स्कॉलर के दिमाग में बगैर ये आइडियोलॉजी बामसेब की अगर घुस गई तो क्या होगा? उनको मैंने रात को बताया क्या होगा। अब हम बेरोजगार, राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा हमारा संगठन है, इसका राष्ट्रीय सम्मेलन जंतर मंतर पर आयोजित करेंगे, यानी देश भर के बेरोजगारों को बुलाएंगे। और राष्ट्रीय बेरोजगारों को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे भी विंग का योगदान होगा, क्योंकि वो भविष्य के बेरोजगार है। और वो बेरोजगारों का सम्मेलन भारत की तमाम राजधानियों में करेंगे और राष्ट्रीय सम्मेलन जंतर मंतर पर करेंगे। उधर वो पार्लियामेंट में बैठे हुए ब्राह्मणवादियों के दलाल और बड़वे अंदर है, एससी एसटी के, ओबीसी के, वो भी होंगे, वो आवाज नहीं उठा रहे। बेरोजगार लोग पार्लियामेंट के बाहर अपनी दुख भरी कहानी बताएंगे। ये हमारी सच्चाई। आप हमारी न्यूज नहीं बना रहे हो। महाराष्ट्र में मराठा लोगों को रिजर्वेशन नहीं है, पटेलों को रिजर्वेशन नहीं है, जाटों को रिजर्वेशन नहीं है। लॉकडाउन में खबर आई, एजुकेशन के लिए पुणे में 2 भाई बहन मराठा थे, उन्होंने सुसाइड इसलिए किया कि उनकी शादी के लिए तक पैसे नहीं है, हायर एजुकेशन है मगर शादी करने की तक उनकी क्षमता नहीं। दोनों भाई बहनों ने सुसाइड कर लिया। मैं ये बता रहा हूं कि अगर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको बताया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो इसका वर्तमान में संदर्भ है। बाबा साहब अंबेडकर के समय में जितनी क्रिटिकल परिस्थिति थी, उससे ज्यादा क्रिटिकल परिस्थिति आज बन गई है। और इसकी बनने की वजह है जो एलीट क्लास है, इनकी नालायकी के कारण, इनके बेजिम्मेदार, गैर जिम्मेदारान स्वभाव के कारण बन गई है। ये नालायकी नहीं तो क्या है? ये मेरी जिम्मेदारी है। फुले शाह अंबेडकर के आंदोलन के कारण मुझे जॉब मिला, ये मेरी जिम्मेदारी है। फुले शाह अंबेडकर ने 108 साल आंदोलन किया, तब जाकर एससी एसटी ओबीसी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। क्या नौकरी करना ही मकसद है क्या? ये सामाजिक आंदोलन कौन चलाएगा? तो साथियों, इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये उसी पॉलिसी का हिस्सा है, 91 की पॉलिसी का हिस्सा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए हायर एजुकेशन संस्थानों में रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए। इसके लिए 91 के बाद एक 7 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, उसमें पूंजीपति लोग थे। हायर एजुकेशन प्राइवेटाइज करना चाहिए, इसके लिए पूंजीपति लोगों का कमीशन था, एक्सपर्ट लोगों का कमीशन नहीं था। अब बीएचयू में अंबानी, नीता अंबानी कौन है? गेस्ट लेक्चरर है। नीता अंबानी कोई है? उसका कोई क्वालिफिकेशन है? उसने कहीं से डिग्री लिया है? अब वो गेस्ट लेक्चरर है और वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा उसको खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। बड़ा गजब का मामला। कोई खेल भी नहीं खेला, कोई ओलंपिक्स में जाकर कोई पदक भी नहीं जीता। हिडन में 2 गेम खेले हैं, एक तो मोदी जैसे आदमी को नचाया होगा, या दूसरा हमारे बच्चों की जब एग्जाम आती है तब ये पूंजीपति लोग 2020 मैचें लगाकर अपने अरबों खरबों के पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जब एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के पढ़ाई का टाइम होता है वो क्रिकेट में व्यस्त है। इसीलिए हमारे बच्चों को बर्बाद करने वाले लोग खेल रत्न के काबिल है। वो तो लायक कहे जाएंगे खेल रत्न, खेला भी, पैसे भी आया, और जिसका सत्यानाश करना है उसका सत्यानाश भी हो गया। ये भी बड़ा खूनी खेल है। तो इस देश में ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, पीएचडी करने वाले स्कॉलर्स लोगों के लिए हाई अलर्ट है। अभी सारा ऑटोनोमस हो गया है।
प्राइमरी एजुकेशन, अभी कोर्ट में मामला गया, कुछ सरकारी टीचर्स लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट के जज साहब, बड़े विद्वान जज साहब ने कहा कि आइंदा ऐसी याचिका लेकर नहीं आना है। अब सरकारी स्कूलों का 100% प्राइवेटाइजेशन सरकार ने तय किया है, इसलिए यहां सुनवाई करने क्यों आते हो? पहले प्लानिंग कमीशन था, आज अभी नीति आयोग है। नीति मतलब मनुस्मृति की नीति, संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं है, मनुस्मृति का ही नीति आयोग है। अब रेल बजट नहीं है, आम जनता के लिए कोई बजट नहीं है। कांत नामक नीति आयोग का हेड ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया? सरकार का काम एजुकेशन देना नहीं है, सरकार का काम रेल चलाना नहीं है, सरकार का काम सरकारी उद्योग कंपनियां चलाना नहीं है। सरकार का काम क्या है? तो उन्होंने कहा ये सारा काम प्राइवेटाइज संस्था का है, इसलिए आइंदा हमको ये बात नहीं बोलने का। फिर हमारे पास वोट मांगने के लिए क्यों आते हो? आने वाले समय में साथियों, जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो स्वदेशी के नाम पर चलाया, राष्ट्रवाद के नाम पर चलाया। आज हमारे खिलाफ सत्यानाश कर रहे हैं, यानी 4 साल का अग्निपथ, 4 साल में अग्निपथ। एक कार्टून आया, वो बीवी बोल रही है, वो रिश्तेदारों को कहो कि बेटे के पिता ऑन सर्विस में है, मगर बेटा जो है वो रिटायर्ड है, रिश्ता पसंद है कि बताओ। 4 साल करके आ गए अग्निपथ, अग्निवीर। सत्यानाश। आर्मी का प्राइवेटाइजेशन, पुलिस का प्राइवेटाइजेशन, यानी देश की सीमा पर भी आप असुरक्षित और देश के अंदर भी असुरक्षित। इसका मतलब यह है, अगर ओरिजिनल भर्ती करोगे तो भारत में जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन में किसान उतरा है, जन आंदोलन में बेरोजगार उतरेंगे, जन आंदोलन में महिलाएं उतरेगी, जन आंदोलन में सबको निकाले जा रहे कर्मचारी उतरेंगे, यानी असली भारतीय मूल निवासी लोग उतरेंगे। और असली भारतीय लोगों के ही बच्चे मिलिट्री में है। तो कल अगर जन आंदोलन होगा तो मिलिट्रियों को ऑर्डर दिया जाएगा कि जन आंदोलन में दिल्ली में कुचल डालो। तो मिलिट्री में मूल निवासी बहुजन है, वो बोलेंगे मेरे माँ बाप को मैं क्यों मारूं, मेरे भाइयों को क्यों मारूं। अगर मिलिट्री भर्ती करना चाहते 4 साल, अभी 2022 चल रहा है, वो 2025 का लक्ष्य बनाए हुए, 2030 तक वो अपना हिंदू राष्ट्र की योजना बना रहे हैं। अगर 4-4 साल पर आरएसएस के ही लोगों को घुसाया जाएगा और उनको एक जिनोसाइड सिस्टम से बनाया गया, इनको मारो, इनका कत्ल करो, तो आर्मी में हो गए तो नियत्ते लोगों को मारने का काम कर सकते। अभी भी देखो जगह जगह आंदोलन होता है, जेएनयू में होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, जंतर मंतर पर होता है, पुलिस की वर्दी पर उसका नेम प्लेट तक नहीं होता, वो आरएसएस के वर्कर होते हैं। तो योजना बनाकर इस देश का सत्यानाश किया जा रहा है। तो इसलिए इस संदर्भ में आने वाले समय में छात्रों को कुछ पहल करना होगा। रिजर्वेशन खत्म हो गया है। अब रिजर्वेशन इसलिए खत्म हो गया, संविधान को ही दुश्मनों ने खत्म कर दिया गया। तो इसलिए क्या करना होगा? इसीलिए उस बाबा साहब अंबेडकर ने जो समीक्षा किया, अपने समय के आंदोलन की समीक्षा किया, उसको आधार बनाकर हम बुद्धिजीवी जो एलिट क्लास है, स्कॉलर है, छात्र है, जिसके पास दिमाग है, उन लोगों को हम मैसेज दे रहे हैं। आज भी उससे भयानक परिस्थिति है। अब जॉब खत्म हो गया है, तो आने वाले समय में हमें जन आंदोलन की तैयारी में लग जाना होगा। और जन आंदोलन जो है देशव्यापी स्तर पर हमसे भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है। सुभाष बाबू देखो आईसीएस थे, पास हो गए, ज्वाइन करने का लेटर आ गया, नौकरी को लात मारकर समाज आंदोलन, सामाजिक आंदोलन में आ गए। जिन्होंने भी, हमारे दुश्मनों ने भी
जो उनकी वर्चस्व यानी उनकी आजादी का आंदोलन चलाया, तथाकथित आजादी के आंदोलन में सारे जो वरिष्ठ नेता है ब्राह्मणों के, वो साधारण एजुकेटेड नहीं थे, वो फॉरेन में जाकर वहां की जो ग्रेजुएट डिग्री लिया, बैराट लॉ यानी बैरिस्टर थे। सावरकर बैरिस्टर है, नेहरू बैरिस्टर है, विठल भाई पटेल बैरिस्टर है, गांधी 4 बार मैट्रिक पास बैरिस्टर है। यानी गांधी जी भी बैरिस्टर ही थे मगर 4 बार फेल, मैट्रिक फेल, मगर वो बैरिस्टर थे, जीना बैरिस्टर थे। तो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, असाधारण होती है। तो आज हमारे जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, वो लोग परिवर्तन चाहते हैं, मगर परिवर्तन के लिए कीमत चुकाना नहीं चाहते। और उसमें एक साधारण कीमत है, समय। बोलते नहीं मेरे पास समय नहीं, सम्मेलन में सुनने के लिए तक समय नहीं। तो आने वाले समय में हम लोग योजना बना रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होगा। तो इस देश में अगर हमें पढ़ाई करने से जवाब नहीं मिल रहा है, तो हम इस देश में डिग्रियां जलाने का आंदोलन, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, डिग्रियां दे रहे हो, क्या करने का उसका, अचार डालने का। तुम्हारी जो परीक्षा है, उस परीक्षाओं पर बहिष्कार करने का आंदोलन। तुम परीक्षा कर रहे हो, महाराष्ट्र में जो स्टेट सर्विस है वो गवर्नमेंट के द्वारा होती थी, अब उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया। और सेंट्रल का जो यूपीएससी आईएएस आईपीएस जो सेक्शंस है, उसमें अभी हमारे एससी एसटी ओबीसी को चुनाव नहीं होता है। जो फेल है, गुंडा है, नशेड़ी है, ऐसे ब्राह्मण बनिया पूंजीपतियों को ओपनली उसको लिया जा रहा है। पूर्ण रूप से व्यवस्था सड़ चुकी है। इस व्यवस्था के खिलाफ बुद्धिजीवी वर्ग को पहल करनी होगी। क्यों करनी होगी? तो बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा, इस देश का अगर सत्यानाश हुआ है उसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है। ब्राह्मण क्यों जिम्मेदार है? तुमने लिखित रूप में कहा बुद्धि का ठेका ब्राह्मणों के पास है। तुमने कहा बुद्धि का ठेका ब्राह्मणों के पास है। तो इस देश का अगर सत्यानाश हुआ इतिहास में, तो तुम लोगों ने किया है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग ही किसी देश का सत्यानाश कर सकता है या किसी देश का कल्याण कर सकता है, उसका उद्धार कर सकता है। बुद्धिजीवी वर्ग में ईमानदारी हो तो वो अपने समाज को सही मार्गदर्शन दे सकता है, और निस्वार्थ भाव का मार्गदर्शन अगर उसको मिला तो संकट काल की स्थिति से उस दबे हुए समाज को बाहर ला सकता है। इसीलिए बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी है। और बुद्धिजीवी वर्ग के साधन बनाकर भामसेब का निर्माण हुआ, आज जो ऑल इंडिया में स्थापित हो गए हैं। और भामसेब के द्वारा 4 बार भारत बंद किया गया। नीट का जो नीट का समस्या था वो भारत बंद से खत्म हुआ। 13 पॉइंट का रोस्टर का जो मुद्दा था, वो 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा भी हमारे लोगों ने भारत बंद का आंदोलन किया, तो हमारे लोगों की सर्विस बचे। दुश्मनों ने तो एट्रोसिटी एक्ट रद्द करवाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग जिलों के कई लोग मारे गए, हमको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और हम लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट भी रद्द करवाया। अभी नुपुर शर्मा के नाम पर पूरे देश को, दुनिया वालों को आक्रमण करने के लिए ये उकसा रहे और देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाला गया। हमने पहल करके 25 जून को भारत बंद का ऐलान किया। पूरे देश भर में इसका आग की तरह आंदोलन भड़क गया। तो मुझे यह बात समझ में आ रही है, गांव देहात के लोग परिवर्तन चाहते हैं, मगर इस परिवर्तन के लिए अगर सबसे ज्यादा अगर कोई अवरोध है, वो हमारे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है। वो नहीं चाहता है, कीमत चुकाना नहीं चाहता। साथियों, आप जिस महापुरुषों का जय जयकार करते हो, आप जिन महापुरुषों की बातें करते हो, वो कहने के लिए नहीं है, वो अमल करने के लिए। ज्योतिबा फुले ने जिंदगी लगाकर यह आंदोलन चलाया, तो
बाबा साहब अंबेडकर ने, ज्योतिबा फुले ओबीसी है, बाबा साहब अंबेडकर ने उनको गुरु माना और गुरु मानते हुए छाती ठोक कर कहा कि मुझे ज्योतिबा फुले का शिष्य कहने में मुझे शर्म नहीं लगती, मुझे गर्व लगता है। अगर नहीं होते फुले तो नहीं होता मैं। बाबा साहब ने उनके आंदोलन की व्याख्या की, अगर नहीं होते ज्योतिबा फुले तो मैं नहीं होता। शाहू जी महाराज जिन्होंने लड़ाई लड़ी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को कहा, ए लड़ो तुम, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करो। मराठा कुर्मी पटेलों को कहा तुम भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करो। राजा होने के बावजूद उन्होंने खुद डिमांड किया और खुद पॉलिटिकल पार्टी बनाई। क्यों? वो जानते थे समय का तकाजा, अब राजतंत्र नहीं चलेगा, अब इस देश में एक नई सिस्टम आने वाली। उन्होंने खुद होकर पार्टी बनाई तो ब्राह्मणों ने देखा एक राजा खुद पार्टी बना रहा है और सभी लोगों को इकट्ठा कर रहा है। ब्राह्मणों ने योजना बनाकर 6 मई 1922 को उनकी हत्या कर डाली। हमारे निकम जी बता रहे थे तथ्य होने के बावजूद हो गए, उनको परेशान कर रहा है। ये उनका काम हो गए मगर परेशान कर रहा है। तो तुम्हारा ये जो संगठन का के लिए इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन, आप हमें एप्लीकेशन दो, ये इनकी साइन का इस्तेमाल करो, वो लेटर उसको ईमेल पर जाएगा और उसको कहेगा हमारे आदमी की बात गलत है तो हमें लिखित में भेजो, हम कार्रवाई करेंगे। बताओ, या तुम्हारी बात बताओ। अरे हम लोगों ने, लोग बोलते इतिहास का रीराइट करो, हम लोगों ने लिखा वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, तो हमने एक एक मुद्दे खारिज करते हुए कहा चाणक्य पैदा ही नहीं हुआ। हमने इतिहास पर ढूंढा, अरे चाणक्य का कोई नामो निशान है क्या, उसका कोई बर्थ प्लेस है क्या, अशोका के शिलालेख में उसका नाम दर्ज है क्या। अशोका की भाषा पाली है और इसका अर्थशास्त्र संस्कृत में, बड़ा गजब का बातें है। उसका अगर गुरु था तो गुरु की भाषा शिष्य की भाषा होनी चाहिए। तो हमने इनाम घोषित कर दिया। मालूम है, ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता, जो ब्राह्मणों की बड़ा चालाक चतुर जमात है, उनको हमने चुनौती दिया। अभी इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पूरे ऑल इंडिया के लोग देख रहे हैं। यहां से भी हम कहते हैं, स्कॉलरों की सम्मेलन में कहते हैं, ए ब्राह्मणों, हमने सिद्ध कर दिया कि चाणक्य काल्पनिक है, वो पैदा ही नहीं हुआ है। तो हमने उधर गुजरात में, उधर गिरनार जहां अशोका का शिलालेख है, वहां पर हमने सम्मेलन लेकर कहा। तो मेश्राम साहब ने कहा कहने से हमारे समाज को समझ में नहीं आएगा, हम अनाउंस करते हैं कि हमारा जो रिसर्च है चाणक्य पैदा ही नहीं हुआ, ये हमारी रिसर्च है। अगर किसी ब्राह्मण को बुरा लगता है तो वो सिद्ध करे चाणक्य पैदा हुआ है, ये कोई सिद्ध करेगा चाणक्य पैदा हुआ है, जिससे हमारा रिसर्च खारिज हो जाएगा, तो हम उसको 10 लाख का इनाम देंगे। अब ये घोषित कर 15 अप्रैल 2022 को घोषित कर दिया। अभी तक किसी ब्राह्मण ने 10 लाख का इनाम लेने के लिए आगे नहीं आया। अब इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का ये प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है और ये भारत की राजधानी है और यहाँ बड़े बड़े तुर्रम खान इतिहासकार रहते हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, यहाँ जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी एजुकेशनल यहाँ इंस्टीट्यूशन है। तो इस मौके पर हम आज फिर से ऐलान करते हैं और इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, इसकी रकम को और थोड़ा बढ़ा देते हैं। जो कोई भी विद्वान ब्राह्मण स्कॉलर इतिहासकार लोगों को हम अपील करते हैं, ये जो इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन के सम्मेलन में सभी विद्वान भाइयों के बीच में हम ब्राह्मणों को, विद्वानों को, रिसर्च करने वाले लोगों को अपील करते हैं। हमने काल्पनिक पात्र घोषित किया है चाणक्य को, तो हमारी रिसर्च को कोई खारिज करेगा और चाणक्य या कौटिल्य को ऐतिहासिक घोषित करेगा, उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम आज हम इस अधिवेशन में घोषित कर देते हैं। चलो देख लेते हैं ब्राह्मणों में कितनी प्रामाणिकपना, ईमानदारी है और कितनी बौद्धिक योग्यता है। हमने दिखाया हमारी योग्यता, और योग्यता कैसे दिखा रहे हैं? गर्व भाव नहीं है, ब्राह्मणों का जो हम भाव है, सुप्रीम है, ब्रह्मा के बच्चे मुंह से पैदा हुए, उनको चुनौती दे रहे, सिद्ध करो।
हम तो मां की कोख से ही पैदा हुए, हम रोटी खाकर ही बड़े होते। तो ब्राह्मण लोगों में बौद्धिक ईमानदारी नहीं है, तो उनके संगत में हमारे लोगों के अंदर गुण आ जाते। न्यू ब्राह्मण, दलित ब्राह्मण। लास्ट एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो बात यह है, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों को इस बात के लिए भी रिसर्च करना जरूरी है कि दलित गाली है। दिल्ली में आंदोलन करते हो, जंतर मंतर पर आंदोलन करते हो, जेएनयू में दलित नाम का संगठन बनाकर आंदोलन करते हो, बाबा साहब अंबेडकर ने दलित शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। बाबा साहब ने जितनी संस्थाएं चलाई कहीं पर भी दलित नहीं है। ये पूना के सोशलिस्ट ब्राह्मण्स लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की चले जाने के बाद, उनकी मौत होने के बाद योजना बनाकर सोशलिस्ट ब्राह्मण्स लोगों ने हमारी मूवमेंट जो ब्रॉड इन बेस है, ब्राह्मणों को छोड़कर बहुजन व्यापी मूवमेंट है, उस मूवमेंट को सेग्रीगेट करने के लिए, उस मूवमेंट को केवल एक वर्ग का हिस्सा बनाने के लिए, अछूतों की मूवमेंट बनाने के लिए, उसको सेग्रीगेट करने के लिए, उसका ऑब्जेक्ट सीमित करने के लिए दलित ये गाली के दौर पर दी गई आइडेंटिटी। पहला संगठन बनाया डिप्रेस क्लास, पहला संगठन बनाया बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसके अंडर तले, उस बैनर तले महाड़ का आंदोलन चला, उसका नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। साइमन कमीशन को मिलने गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, बाबा साहब ने दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बाबा साहब ने कहा हम कौन है, हम डिप्रेस क्लास के लोग हैं। डिप्रेस क्लास का मतलब दबे हुए लोग नहीं, दाबे गए लोग, दबाए गए लोग। हम खुशी खुशी से तो दबे नहीं, दबाए गए लोग हैं। और बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाई का ही नतीजा है जो सेकंड इंडिया एक्ट बना। तो पहली बार पॉलिटिकली टर्म हम लोगों को मिला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। ये 1935 के सेकंड इंडिया एक्ट किसके आधार पर बना? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई के आधार पर। 50 में जो संविधान बना, हमको भी अधिकार मिला और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को मिला। हम सभी बैकवर्ड कास्ट है, मगर इसमें स्तर है, एक ज्यादा बैकवर्ड है, एक मिडल बैकवर्ड है, मगर हम सभी बैकवर्ड है। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड कास्ट बैकवर्ड। तो ब्राह्मण लोग हमारी मूवमेंट को सीमित करना चाहते, तो सीमित करने के लिए क्या कहते हैं? दलित है। तो दलित है तो ओबीसी क्या कहते हैं? हमें क्यों बताते हो? दलितों के बाबा है, हमें क्यों बताते हो? मुसलमान क्या कहेगा? दलित है, हमको क्यों बता रहे हो? दलित है तो सिख बोलेंगे आपको ही मुबारक, हमको क्यों बता रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर का मूवमेंट ब्रॉड इन द बेस है। तो दिल्ली एरिया में अब हम लोगों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो हमको यह जानकारी मिली कि हमारे लोग हाईली एजुकेटेड तो है, मगर दिमाग ब्राह्मणों के द्वारा चला रहे। हमारी आइडियोलॉजी है, हमारे एजेंडे है, हमारी शब्दावली है, तब होगी लड़ाई। दुश्मनों के हथियार से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। दलित भी गाली है, हिंदू भी गाली है। हम कौन है? बहुजन है। बहुजन कौन है? नागाज है। और नागाज कौन है? एशियन रूलर है। और एशियन रूलर जो नागाज है, यही भारत के मूल निवासी है। ये 3.5% लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट पर कब्जा किया, विधायिका पर कब्जा किया, न्यायपालिका पर कब्जा किया, मीडिया पर कब्जा किया। और ये कब्जा करने वाली जो जमात है, ये अभी तक इंसान नहीं बनी है, वो आज भी अपने वर्चस्व को कायम कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने अंतिम सचेत किया था, वह लॉ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था पुणे में, तो उसकी लाइब्रेरी का उद्घाटन बाबा साहब के हाथों से किया, लॉ मिनिस्टर होने के कारण। तो बाबा साहब ने सचेत करते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी सफल होने की पहली शर्त है कि भारत में विषमता खत्म होनी चाहिए। पहली शर्त है। अगर डेमोक्रेसी रहेगी और बहुत बड़ी खाई रहेगी गरीब और अमीरों में। अरे कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगाते थे स्विस में अकाउंट है, स्विस में अकाउंट है। अब कांग्रेस वाले लोगों को अवसर मिल गया कि आरएसएस बीजेपी के स्विस बैंक में अकाउंट हो गए। कोई विपक्षी नहीं है, सारी की सारी पॉलिसी एक है। तो इस देश में
विषमता बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। और इस देश में बाबा साहब ने जैसा बाकित किया, अगर डेमोक्रेसी होने के बावजूद ये दरी और ज्यादा लंबी बढ़ेगी तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं लोकतंत्र 100% विफल हो जाएगा और उसका रूप विकराल हो जाएगा, अराजकता पैदा हो जाएगी और इस देश में हिंसक आंदोलन खड़ा होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अलर्ट करते हुए कहा है। देख रहे 4 साल के मिलिट्री के नाम पर, निजीकरण के नाम पर देख रहे नौजवान लोग हिंसा पर उतार हो गए, उनका कोई लीडर नहीं है, वो एग्जाम दे रहे, सिलेक्ट नहीं हो रहे। लॉकडाउन में कोई एग्जाम नहीं हुआ, अब एग्जाम देने की बात आई, नई स्कीम आ गई। अब नई स्कीम आ गई, सारे इंडिया में उसकी आग लग गई। अब पीएचडी हो जाओगे जॉब नहीं मिलेगा, बीएससी हो गए जॉब नहीं मिलेगा, एमएससी हो गए जॉब नहीं मिलेगा, हायर एजुकेशन हो गया जॉब नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को अपील करता हूं, क्या करने का? किसान सुसाइड कर रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या करने का? तो साथियों, जिस व्यवस्था ने आपको हताश कर दिया है, निराश कर दिया है, जीने की चाहत खत्म कर रही है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए आगे आना होगा। और उसके लिए कितने साल? केवल 10 साल। इस देश में हम जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी लेक्चरर हूं, जॉब छोड़कर मैं फुल टाइम बन के काम कर रहा हूं 20 साल से। ये सरदार साहब हमारे फुल टाइम है और मीडिया का काम कर रहे हैं। तो हमें बुद्धिमान लोगों की जरूरत है और बुद्धिमान लोगों के साथ साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत लोगों की जरूरत है। तो आप इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में आ जाओ। ज्योतिबा फुले का अपमान हुआ, बारात से निकाल दिया, सकाराम परांज पे दोस्त था तो बारात से निकाल दिया, तो ज्योतिराव फुले ने को शूद्र कहकर अपमान किया। ज्योतिराव फुले ने कितना हिस्टोरिकल बदला लिया, अपमान किया, उन्हीं समाज को जगाया जिनका अपमान हुआ। बाबा साहब को तो स्कूल में बैठने नहीं देते थे, इतनी डिग्रियां हासिल की, आज तक उनकी बराबरी कोई नहीं कर रहा है। मगर इतनी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद बाबा साहब ने जीवन भर शपथ लिया, मैं सरकारी जॉब नहीं करूंगा, जिंदगी लगाया, तब जाकर ये हुआ। हमारे साथी ने मुझे एक जानकारी दी, एक न्यूज आई है अभी फिलहाल, उसका हेडिंग है आईआईटी बीएचयू में एमटेक के छात्र ने लगाई फांसी, हॉस्टल में लटका मिला शव। आज की खबर है, बीएचयू ब्राह्मणवाद का गढ़। ये जो साउथ इंडिया में हैदराबाद में हमारा आदमी मरा, उसको लटकाया गया हॉस्टल में, वो लटका नहीं, उसको बीजेपी के लोगों ने, स्मृति ईरानी ने मारा, रोहित वेमुला। और हम लोगों ने बीएचयू में काला झंडा दिखाया मोदी को, हम लोग अरेस्ट हुए थे उत्तर प्रदेश में। अभी भी एक मुस्लिम लड़का गायब है, पता नहीं है, उसके परिवार वाले रो रहे, मालूम ही नहीं है। कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसको मार दिया जाता है, कोई शिख पढ़ाई कर रहा है, हताश होकर हॉस्टल में अपनी जान लटका रहा है। क्या है देश का भविष्य? कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारी इश्यू बनने के लिए तैयार नहीं है, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नॉर्थ इंडिया में मायावती को शेड्यूल कास्ट में बड़ी नेता माना जाता था, बीजेपी के लोगों ने समर्थन मांगा भी नहीं। बीजेपी के लोगों ने लेटर हेड पर मायावती को समर्थन मांगा ही नहीं। मायावती जी ने बिना मांगे बीजेपी के राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट को समर्थन भी दे दिया, बिना मांगे। जिनसे लोग लड़ने की उम्मीद लगा रहे हैं, उन लोगों ने समर्थन दे दिया। अब किससे अपेक्षा रखोगे? राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के अलावा साथियों हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आबादी ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, कुत्ते बिल्ली की तरह मार दिए जा रहे हो। लॉकडाउन में कितने लोग मार दिए गए अभी डिस्क्लोज हो रहे, करोड़ों के आंकड़े। उत्तर भारत के देशों बिहार तक चले गए, पता ही नहीं चलता कितने लोग मार दिए। सरकार क्यों बताएगी अपनी वास्तविक आंकड़े? हम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह मरने के लिए तैयार नहीं है। इस देश को, इस देश की संविधान को बचाने के लिए युवाओं को और उसमें भी शोध छात्राओं को आगे आना होगा। आपकी ज्यादा जिंदगी नहीं, 10 साल आपकी जिंदगी हमें दो, हम इस देश को आजाद करके दिखाएंगे।
क्या है हमारे लोगों का भविष्य, क्या है हमारे लोगों की स्थिति परिस्थिति। तो हम देखते हैं बहुत हताशजनक है, मगर दूसरी तरफ देखते हैं इस देश में जन आंदोलन होने वाली परिस्थिति परिपक्व बन गई है। यानी उसका जो मैच्योर पीरियड चाहिए, अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो यकीनन हम आजाद हो जाएंगे। और इस देश में एक ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है, जिन्होंने ईवीएम को हथियार बनाकर हर चुनाव को वो जीत रहे हैं। मोदी ने कांड करवाया, जुडिशरी को मैनेज कर कर उनके फेवर में फैसले ले रहे हैं। मस्जिद को उन्होंने गिराया, जजेस को ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करके अपने फेवर में फैसले ले रहे हैं। तो ईवीएम का कमाल है, आपका हायर एजुकेशन खत्म कर दिया गया, ईवीएम का कमाल है, व्यवस्था सड़ गई है, इसीलिए एजुकेशन खत्म हो गया। हायर एजुकेशन जिसके पास पैसा है उसको एजुकेशन, रिटायर्ड होने के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं। पाटिल साहब बड़े गर्व से कह रहे थे कि मैं 40 क्लास लेता हूं। ये विद्वत्ता का प्रश्न नहीं है, ये गुलामी का स्तर यहां तक आ गया है। जो 4 प्रोफेसर को पढ़ाना चाहिए, एक पाटिल साहब पढ़ा रहे, उनकी कॉलेज की स्थिति बता रहे, यानी वहां रिक्रूटमेंट नहीं है। तो इसीलिए साथियों, इस देश में क्रांति सदृश परिस्थिति पैदा हो गई है और इसके लिए शोध छात्र लोगों को इस आंदोलन में अगुवाई करनी होगी, पहल करनी होगी। और आप लोगों को इस आंदोलन में हम निमंत्रित करते हैं, आपको एक खुली ऑफर देते हैं, आपको एक खुला अवसर देते हैं। आप एजुकेटेड हो मगर डिग्री है, जॉब नहीं है, जब तक आपको जॉब नहीं मिलता तब तक फुल टाइमर बनो। जिस दिन आपको जॉब मिल गया अब नौकरी के चले जाओ। हताश निराश होकर घर में बैठने की बजाय अगर हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास इधर आ जाए, ये काम कोई साधारण काम है क्या? ब्राह्मणों के माइंड को रीड करना, उसको काउंटर करना साधारण काम है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, रिमेंबर्स ब्राह्मीन्स हैव अ ब्रेन विद इन ब्रेस्ट। इतने षड्यंत्रकारी लोग हैं, बाबा साहब कहते कि उनके दिमाग में खाली दिमाग नहीं होता, हजारों किस्म के षड्यंत्र वाले दिमाग होता है। उससे आप लोगों का लड़ाई है, और वो ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हमारे पुरखों की लड़ाई है। इसलिए बाबा साहब ने कहा, ब्राह्मीन्स आर नॉट ओनली एनिमी, दे आर डिटरमाइंड एनिमीज आवर पीपल। हमने तय नहीं किया हमारे दुश्मन है, वो हमारे पुरखों ने तय किया, और हमारी पुरखों का आंदोलन आज हम चला रहे हैं। हमें गर्व है कि हम इस आंदोलन का हिस्सा है, और आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि आप इस देश में एक आजादी में एक सुरंग लगाने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम नहीं है दिल्ली की राजधानी में ऐसा अधिवेशन होना, और वो भी स्कॉलर्स लोगों ने इकट्ठा आकर ऐसा आंदोलन करना, ऐसी बातें रखना जो व्यवस्था के खिलाफ है। ये अपने आप में भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और आने वाले समय में हम जंतर मंतर पर पूरे इंडिया से लाखों बेरोजगार युवा पढ़े लिखे लोगों का उधर मैदान में सम्मेलन करेंगे। ये तो बौद्धिक बातें हॉल में हो रही है, असली लड़ाई हम मैदान में करेंगे और वहां पर हम आपको मिलेंगे। यही आशा अपेक्षा कर मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। आपने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।